हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द साउथ, जिसे लिखा है नैथले ट्रोवरी ने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी समरी शुरू करते हैं। In the first part of the chapter, the writer tells an old tale. It is about an 8th century painter. ये जो कहानी है 8वीं शताब्दी की है, जो कि एक पेंटर के बारे में है जिसका नाम होता है वू डाउजी। His last painting was a landscape. उसकी जो लास्ट पेंटिंग है लैंडस्केप है। It was commissioned by the Tang Emperor Zhengzong to decorate a palace wall. एक टैंग नाम का एक राजा होता है, उस पेंटर को वो अपने महल में बुलाता है और वो कहता है कि इस दीवार पर कोई एक सुंदर सी पेंटिंग बनाइए। द पेंटर मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। जो चित्रकार होता है वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है वॉल पर। इट हैड फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल, क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई। वो बहुत सभी चीज़ें उसमें प्राकृतिक सभी चीज़ें बनाता है। माउंटेन बनाता है, तैरते हुए बादल बनाता है, नदी बनाता है, बहुत सारी वाटरफॉल्स बनाता है। मैन ऑन हीली पाथ एंड बर्ड्स इन फ्लाई। और जो हीली एरिया है वहाँ पर वो मैन को दिखाता है और पक्षियों को दिखाता है उड़ते हुए। द एम्परर एडमायर्ड हिज पेंटिंग। जो राजा होता है वो लेखक, जो चित्रकार की जो पेंटिंग है उसकी बहुत प्रशंसा करता है। राजा को वो पेंटिंग बहुत सुंदर दिखाई देती है। द पेंटर शोड हिम अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पेंटिंग। उस पेंटिंग में जहाँ पर माउंटेन है उसके नीचे, माउंटेन के नीचे एक केव बनी हुई है। जो पेंटर है वो राजा को उस केव को दिखाना चाहता है और वो बताता है कि महाराज, इस पर जो ये आप गुफा देख रहे हैं ये बहुत सुंदर है। ही सैड दैट देयर लिव्ड अ स्पिरिट इन अ केव। और ये जो गुफा है इसके अंदर एक स्पिरिट रहती है। ही सैड दैट द केव वाज स्प्लेंडिड इनसाइड। और पेंटर बताता है कि महाराज, ये जो गुफा है अंदर से बहुत शानदार है ये। ही वॉन्टेड टू शो द इनसाइड ऑफ द केव टू द किंग। वो राजा को गुफा को अंदर से दिखाना चाहता है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड माउथ ऑफ द केव ओपन। जैसे ही पेंटर क्लैपिंग करता है, उस गुफा का जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है। एज सून एज द पेंटर वेंट इनसाइड। जैसे ही पेंटर अंदर जाता है उस गुफा के, द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। उस गुफा का जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है। द पेंटिंग ऑल्सो वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल। और वो पेंटिंग, दरवाज़ा बंद होते के साथ जो पेंटिंग होती है वो भी दीवार से वैनिश हो जाती है, वो भी गायब हो जाती है। द स्टोरी टीच अस अ लेसन दैट एन एम्परर में रूल द वर्ल्ड। इस कहानी में बताया गया है कि जो राजा होता है वो एक संसार पर तो शासन कर सकता है, लेकिन जो एक वास्तविक कलाकार होता है वो संसार की आंतरिक सुंदरता को जानता है। सच स्टोरीज़ वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइना। इसी तरह की जो कहानियाँ होती हैं वो चाइना में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एंड द बुक्स ऑफ कन्फ्यूअस एंड जुआनजी। जो किताबें हैं कन्फ्यूअस की और जुआनजी की, आर फुल ऑफ सच स्टोरीज़। उन लेखकों की जो किताबें हैं वो इसी तरह की कहानियों से भरी हुई हैं। दीज स्टोरीज रिवेल द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। द राइटर टेल्स अनदर स्टोरी। और उन कहानियों में इसी तरह के विचार मिलते हैं, प्रकट होते हैं। जो राइटर है इस कहानी के बाद वो हमें एक और कहानी सुनाता है जो कि 15th सेंचुरी से बिलोंग करती है, 15वीं शताब्दी से बिलोंग करती है। देयर वाज अ ब्लैक स्मिथ। वो बताता है कि एक ब्लैक स्मिथ का लड़का होता है। ब्लैक स्मिथ एक लोहार का लड़का होता है। हिज नेम वाज क्वेंटेन, जिसका नाम क्वेंटेन होता है। ही फेल लव इन विद द डॉटर ऑफ अ फेमस पेंटर। वो एक फेमस
पेंटर होता है उसकी बेटी से वो प्यार करने लग जाता है, जो क्विंटेन नाम का जो लड़का होता है। द फादर डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट अ ब्लैक स्मिथ एज हिज सन इन लॉ। जो पेंटर होता है वो एक लोहार को कभी भी सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वन डे, एक दिन, वैन द पेंटर वाज नॉट देयर, एक दिन पेंटर वहाँ पर होता नहीं है, तो जो क्विंटेन नाम का जो लड़का होता है वो पेंटर के जहाँ पेंटर के घर आ जाता है, वो चोरी से आ जाता है और वो कैनवास पर एक फ्लाई बनाता है, मक्खी बनाता है। वो मक्खी ऐसी दिखाई देती है जैसे कि वो वास्तविक हो। वो पेंटिंग बहुत सुंदर बनाता है, जो फ्लाई की पेंटिंग बनाता है। जब वो पेंटिंग बनाकर चला जाता है तो जो पेंटर होता है वो आता है अपने घर में, वो देखता, वो उस मक्खी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो पेंटिंग है, ये वास्तविक मक्खी नहीं है। वैन ही केम टू नो द ऑफ द ट्रूथ, जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि ये फ्लाई किसने बनाई है, ही इमीजिएट एडमिट क्विंटेन, वो क्विंटेन को एडमिट करता है एज अ सन इन लॉ एंड एप्रेथिक, और अपने शिष्य के रूप में वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। क्विंटेन मैरिड हिज बिलव्ड एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकम वन ऑफ द मोस्ट पेंटर ऑफ हिज एज। और जो क्विंटेन होता है वो अपनी बिलव्ड से, वो अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है और वो समय के साथ, समय के बीतने के साथ वो एक फेमस आर्टिस्ट बन जाता है, फेमस पेंटर बन जाता है वो। देयर दीज टू स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑथर, इस चैप्टर में दो कहानियों के उदाहरण दिए गए हैं जिनके की व्यू अलग अलग हैं। एक कहानी कुछ विचार रखती है और एक कहानी कुछ विचार रखती है। द स्टोरी ऑफ क्विंटेन टेल, जो क्विंटेन की जो कहानी है वो यूरोप में दिखाती है कि जो वास्तविकता के भ्रम पर जोर देती है। द स्टोरी ऑफ वू डाउजी की है, जो कि एशिया को दर्शाती है और वो बताती, वो जीवन की वास्तविकता पर बल देती है। अ वेस्टर्न आर्टिस्ट इंस्टेड ऑफ रियलिज्म, जो वेस्टर्न के आर्टिस्ट हैं, इस कहानी में, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो वेस्टर्न के जो आर्टिस्ट होते हैं वो यथार्थवादी होते हैं, वास्तविकताओं पर वो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं। ही वांट्स यू टू लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, जो पेंटर होता है ऐसी पेंटिंग्स में वो दिखाना चाहते हैं पेंटिंग एग्जैक्टली एज ही सो, जिस तरह से वो, जिस विचारों से वो देखते हैं उसी तरह से वो हमें दिखाना चाहते हैं अपनी पेंटिंग्स को। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो चाइनीज़ जो पेंटर हैं डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, उनका कोई एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता है अपनी पेंटिंग को दर्शाने का। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट रियल, उनकी पेंटिंग वास्तविक नहीं होती हैं। अ पर्सन में एंटर, उनकी पेंटिंग में दिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से एंटर कर जाता है और ऐसे दिखाई देती है, उसकी पेंटिंग ऐसी दिखाई देती है जैसे कि एक कपड़े में लिपेट रखी हो, और व्यक्ति जो किसी भी डायरेक्शन से एंटर करता है पहले वो दृश्य अनफोल्ड हो जाता है, खुल जाता है, और जब व्यक्ति एंट्रेंस कर जाता है तो वो बंद हो जाता है और दूसरा जो दरवाज़ा है या दूसरा जो एंट्रेंस है वो ओपन हो जाता है। The Chinese painter wants to you enter his mind and the landscape of the Europe artist is an outer। इसमें बताया गया है कि जो लैंडस्केप है, यूरोप की जो पेंटिंग्स होती हैं वो केवल बाहरी दृश्य के लिए होती हैं, लेकिन जो एशियन जो पेंटिंग होती हैं वो इनर होती हैं, वो आंतरिक दृश्य के लिए होती हैं। एशिया की the Asian concept of art is expressed in sensory, which literally means mountain water. It is used to represent the world landscape. They present two complementary poles which reflect the Daozi view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven. It is stable, warm and dry in the sun. The water is yin. It is on the earth.
it fluid most and coil. Yang represent the receptive feminine aspect of universal energy, and yang show the active and male aspect. एशिया की जो कला है, उसकी जो अवधारणा है, उसे सेंचुरी के तौर पर व्यक्त कर सकते हैं हम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, पानी। इसका जो उपयोग दृश्य शब्द को दर्शाने के लिए किया, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो दर्शाने के लिए किया गया है कि ये दो पूरक ध्रुवों को दर्शाते हैं, एक पोल की तरह दर्शाते हैं जो ब्रह्मांड को दाओइस्ट दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। पर्वत येंग है जो सीधे ऊपर स्वर्ग की तरफ जाता है। यह स्थिर है, गर्म है और ड्राई है और धूप में खुशक है। पानी है यिंग, यिन है पानी, यह धरती पर है जो तरल है, गीला है, ठंडा है। यहाँ पर दो शब्द प्रयोग करे गए हैं, एक पर्वत पानी जो कि आसमान को दर्शाता है, जो सूखा है, ड्राई है, और एक है यिन जो पानी है, जो कि लिक्विड है, जो धरती के लिए इंडिकेट किया गया है, जो गीला है, ठंडा है। यिन ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने वाले एक मादा के रूप को दर्शाता है। येंग चुस्त और नर के रूप को दर्शाता है। इन दोनों का परस्पर जो मिलाप है वो दाओजी का मूलभूत विचार है। वो पर्वत जो धरती है और जो आसमान है, वो उसका क्या उद्देश्य है, वो इन दोनों को मिलाना चाहता है। मूलभूत विचार है। एक तीसरा तत्व भी है, वह बीच का खाली स्थान है जहाँ पर कि पेंटर ने उस पेंटिंग में कुछ भी नहीं बनाया था, जहाँ पर यह मेल होता है। यह प्राणायाम की तरह है, जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं और एक सेकंड के लिए हमारी सांस रुक जाती है, ये उसी प्रकार दर्शाया गया है, उसी प्रकार चित्र में दिखाया गया है। बीच का जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए चीनी दृश्य चित्रों में बीच का जो सफ़ेद और पेंट न किया गया हुआ भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की बीच के भाग में मूलभूत भूमिका है जो कि मनुष्य निभाता है, वह स्वर्ग और धरती के बीच में एक कड़ी के समान है। फिर आगे राइटर बताता है कि द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट इज़ द रॉक गार्डन। राइटर बताता है कि जो बेस्ट एग्जाम्पल है आउटर बाहरी दृश्य का, वो हम बता सकते हैं रॉक गार्डन, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, नेकचंद के द्वारा। इन चंडीगढ़, जो कि हरियाणा के हैं नेकचंद, उन्होंने चंडीगढ़ में एक ऐसा रॉक गार्डन बनाया था जो कि बहुत ही सुंदर था। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले ही बिगेन क्लीनिंग अ लिटिल पैच ऑफ जंगल इन ऑर्डर टू ले अ गार्डन ऑफ हिज इमेजिनेशन। उनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने एक ऐसी जगह की कल्पना की थी और एक थोड़े से एरिया को उन्होंने साफ़ किया और वहाँ पर वेस्ट चीज़ों से वो गार्डन बनाया जो कि बहुत सुंदर है। अ गार्डन मेड विद, वो किस किस चीज़ से बना हुआ गार्डन है, स्टोन, थ्रो अवे थिंग्स, जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं उनसे बना हुआ, एंड अदर ट्रैश, और अदर कचरे, जो दूसरा जो कचरा होता है, वेस्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो नेकचंद ने वेस्ट चीज़ों से वो रॉक गार्डन बनाया है जो कि बहुत सुंदर है और आज भी स्थित है। Now his rock garden is very famous all over the world. पूरे संसार में ये रॉक गार्डन बहुत फेमस है। The 80 years old नेकचंद, 80 साल के जो नेकचंद थे, is now considered India's biggest contributor to outside art. वो एक बाहरी कला के एक सबसे प्रसिद्ध आर्टिस्ट माने जाते हैं। A famous English magazine featured a section of his रॉक गार्डन ऑन द कवर ऑफ इशू। ये जो उनकी जो एक प्रसिद्ध जो अंग्रेजी पत्रिका थी, उसने रॉक गार्डन के एक भाग को अपने विशेष अंक पर प्रस्तुत किया था, मैगजीन में दिखाया था।
उनकी कृति की पहचान इस रूप में की गई है। उन्होंने जो ये रचना बनाई है, जो उन्होंने रॉक गार्डन बनाया है, उन्हें इस चीज़ के लिए जाना जाता है। वो कहते हैं कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा पैदा किए गए अंतर की शानदार अभिव्यक्ति, जब वह अपने सपनों को साकार करे। यदि हम कल्पनाएं कर लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यूनेस्को के स्विस कमीशन ने उनकी कृतियों को यूरोप में प्रदर्शित किया था। यूनेस्को आप भी जानते हैं, इट इज़ अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन। इसने जो नेकचंद ने जो रॉक गार्डन बनाया था, उन्होंने यूरोप में प्रदर्शित करके उनका सम्मान किया था, नेकी चंद का सम्मान किया था। और 5 महीने की वह प्रदर्शनी जो अक्टूबर 2005 में आरंभ हुई थी, 5 महीने तक वो चली थी, जो एक एग्जीबिशन लगाई थी, वह स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के मुख्य संग्रहालयों में देखी गई। बड़े बड़े जो विश्व के बहुत महत्वपूर्ण म्यूज़ियम माने जाते हैं, वहाँ पर देखी गई थी। इस प्रकार इस पर एक अप्रशिक्षित प्रतिभा ने एक स्वर्ग का निर्माण किया है। इसका मतलब अगर हमारे दिमाग में इमेजिनरी हो तो हम कोई भी कार्य आसान कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।